तो एसी में अपन पावर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पावर डिस्कस करने पूरा ना रिवाइज करवा दूं जिससे कि हम लोग वापस रिदम में आ जाए, ठीक है। तो मैं एलसीआर सिखाता हूँ कि एलसीआर सर्किट में हमने क्या क्या देखा था। क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर देखते जाएंगे। ये सर्किट अपन ने सब देखा था, एलसीआर सीरीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा एल ओम ऐसे बोला जाता है, इसका रेजिस्टेंस 1/ओमेगा-c ओम ऐसा बोला जाता है, इसका जो भी आर है आर बोला जाता है, ठीक है। कोई तुमसे बोले कि ओमेगा एल की यूनिट क्या होगी तो ओम में आएगी, 1/ओमेगा-c क्या है ओम में आएगी, आर ओम में होता है, रेजिस्टेंस। इसको हम लोग सिंबल देते हैं एक्स एल, इसको हम बोलते हैं एक्स सी, इसको हम बोलते हैं आर, ये इसके सिंबल्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और हमने देखा था कि एक्स सी माइनस एक्स एल ये हमारा स्टैंडर्ड सिंबल था, इसको हम एक्स बोलते हैं और इसका नाम हमने दिया था रिएक्टेंस। याद है ना सबको, ठीक। वहीं से आगे चल के हमने इसको बोला था, एक वर्ड यहाँ पर और डिफाइन किया था हमने, इम्पीडेंस जेड, ये था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको हमने बोला था, इसको बोला जाएगा इम्पीडेंस। स्पेलिंग चेक कर लेना, इम्पीडेंस। इस तरह से यहाँ पर इनका नोमेनक्लेचर हमने डिफाइन किया था। उसके बाद यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो कई सारी बुक्स में इसके अलावा हमने एक चीज और डिफाइन करी थी, वह डिफाइन करी थी tan phi। tan phi इक्वल टू आंसर था x बाई आर, x को लिखा जाता है xc माइनस xl अपॉन r। इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो ये लिखा जाता है 1/ओमेगा-c माइनस ओमेगा-l अपॉन r, ठीक लिखा ना पूरा, ठीक है। कहीं भी मिस्टेक है किसी भी फार्मूले में इमीडिएट बताना हो, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर दूं तो ठीक कर लेंगे। ऑडियो आ रहा है मेरा प्रॉपर्ली, मेरा ऑडियो प्रॉपर्ली आ रहा है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तो लिखना। डन। देखो ये हमने जो फाई लिखा है ना, इस फाई का मतलब है जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो अप्लाइड सोर्स है, जो अप्लाइड सोर्स है, इससे यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है ये वाली करंट लीड करती है बाई एंगल फाई। यहीं पर अप्लाइड सोर्स से करंट लैग करती है वाला फंडा मानूंगा तो उसके इसमें एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, कई सारी बुक्स में एक्स सी माइनस एक्स एल लेते हैं, कई सारी बुक्स में एक्स एल माइनस एक्स सी लेते हैं। वो केवल और केवल इस बात का है कि हमने जो करंट फ्लो कर रही है सोर्स से उसको लीडिंग माना है या लैगिंग माना है। हमने पूरे एसी के दौरान करंट को बाई फाई एंगल लीडिंग माना है, फाई में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन फाई को हमने लीडिंग माना है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक्सप्रेशन हमारा एक्स सी माइनस एक्स एल टाइप में आ रहा है, ठीक। और कहने के लिए हमने माना था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अप्लाइड था, तो हमने माना था कि जो करंट है वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर जो फाई की वैल्यू है वो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी, इस तरह से मैंने मान ली। यहीं पर मैंने बोला था कि फाई को अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में देखने की कोशिश करूंगा, ट्रायंगल बना के देखूं मैं फाई को यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये x है, ये r है और ये इम्पीडेंस है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि cos फाई भी कैलकुलेट किया जा सकता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी r बाई जेड। tan फाई मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया और cos फाई भी डिफाइन कर सकता हूँ, sin फाई भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ से क्या आएगा, और ये चीजें इस तरह से आ सकती हैं। नीचे कुछ टर्म्स है, ऊपर कुछ फार्मूले जो मैंने डिफाइन करे थे वो फार्मूले यहाँ पर, ठीक है। कुछ कुछ लोग बीच बीच में यस लिखते जाना जिससे मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसमें और आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसमें तुमसे पूछूं कि जो आई नॉट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ई नॉट बाई जेड। ये एक्सप्रेशन भी अपन ने देख लिया था, ठीक। और क्या पॉइंट्स थे देखो, एक आध पॉइंट और देखो क्या पॉइंट्स थे। tan फाई cos फाई ये हो गया, ये यहाँ पर अपन ने फिर कुछ एक नोट अपन ले सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन xl, अगर ऐसा होता है
इसका मतलब जो फाई आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, चेक कर सकते हो। इसका मतलब जो करंट है वो लीड कर रही है। करंट लीड करे किससे? लीड्स अप्लाइड वोल्टेज। फिर एक्स सी इज लेस देन एक्स एल हो जाए, इसका मतलब फाई नेगेटिव आएगा, और इसका मतलब है कि जो करंट है वो लैग कर रही है, लैग्स अप्लाइड सोर्स। एक्स सी इक्वल टू एक्स एल हो जाए, इसका मतलब जो फाई है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब करंट इज इन फेज विद अप्लाइड सोर्स। ये 3 पॉइंट अपन ने ऐसे देखे थे। जब भी हमको ऐसा दिखेगा, जब भी हमको ऐसा दिखेगा तो हम बोलेंगे जो सर्किट है वो इफेक्टिवली कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव यहाँ पर ज्यादा हमको फील आ रहा है। अगर सर्किट ऐसा दिखेगा तो हम बोलेंगे यार सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, सर्किट कैसा है? इंडक्टिव नेचर का है, इंडक्टिव इसके अंदर डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटेंस की कंपैरिजन में। और जब ये दिखेगा तो हम बोलेंगे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है। ये कैसे बोला, इस चीज को भी अपन देखेंगे। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, इसको देखें। जब ये होगा उस केस में Z की वैल्यू क्या आएगी? Z की वैल्यू R हो जाएगी ना। जब ये होगा तब Z की वैल्यू R हो गई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो करंट है वो इन फेज है। ऐसा लग रहा है मानो केवल रेजिस्टेंस R है और सर्किट में कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है मानो सर्किट में केवल रेजिस्टेंस R है और कुछ है ही नहीं। ऐसा हमको यहाँ पर फील आने लग जाएगा, ऐसा हमको लगने लग जाएगा। ये कंडीशन इस तरह की हमने देखी थी। इसके बाद तुमसे बोला था इम्पीडेंस Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कैसा आएगा। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास था, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ था, कहाँ था? ये आर स्क्वायर प्लस ये। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर कहाँ पहुंच जाएगा? ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये पार्ट इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी है। यानी ये 0 से स्टार्ट करेगा ग्राफ और इस तरह से यहाँ पर फाइनली वापस 0 को टेंड करेगा। सही बनाया क्या? नहीं, इन्फिनिटी पे ग्राफ रहेगा, कुछ कम होगा और वापस इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा। ये इस तरह, ठीक। z एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा ग्राफ ये आएगा। z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू है z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर का अंडर रूट। देख लो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, और दो स्क्वायर वैल्यूज का एडिशन है, दो स्क्वायर वैल्यूज का एडिशन है, दो स्क्वायर वैल्यूज का एडिशन है। तो बताओ z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो r हो सकती है ना। ये टर्म 0 हो सकता है, ये तो फिक्स हो गया, ये टर्म 0 हो सकता है। तो z इज मिनिमम इक्वल टू r कब है? व्हेन 1 बाई ओमेगा c इक्वल टू ओमेगा l, यानी व्हेन ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। इसको हम बोलते हैं ओमेगा नॉट। एक ठीक। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो इम्पिडेंस की मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी? ओमेगा नॉट पर आएगी, जिसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू आर आएगी, इन्फिनिटी टेंड करेगा। ये इसका ग्राफ है। ये डिस्कशन हमने एक छोटा सा कर लिया, ये भी काम में आएगा आगे चल के, अभी फिलहाल में। ठीक। इसके बाद में तुमसे बोलूँ कि यार करंट का ग्राफ कैसा आएगा ये बताओ। करंट में आरएमएस या आई नॉट करंट बोलेंगे, क्योंकि इन जनरल करंट की बात करूंगा वो तो साइन के साथ फ्लक्चुएटिंग होगी। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम एवरेज आरएमएस इसके लिए ड्रॉ करते हैं, तो पीक आई नॉट के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मतलब करंट की वैल्यू आई क्या? आई नॉट इक्वल टू तुम्हें पता ही है क्या आएगा? ई नॉट बाई जेड आंसर आने वाला है। जेड जब इन्फिनिटी है तो करंट 0 होगी, जेड जब इन्फिनिटी टेंड करा तो करंट 0 होगी। इस वक्त करंट मैक्सिमम होगी, तो करंट का ग्राफ क्वालिटेटिवली कुछ ऐसा आएगा। अगेन ये ओमेगा नॉट 1 बाय रूट एलसी पे आएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर करंट की आएगी वो आएगी ई नॉट बाई जेड की वैल्यू आर हो चुकी होगी। तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगी, इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। ठीक। तो आ रहा हूं मैं पॉइंट पे।
देख लो, अपन ने जो भी पढ़ा अभी वो यहाँ पर सारा एक बार में स्क्रीन पे दिख रहा है। ये पढ़ा, ठीक, इतना समझ आया ना? तो यस लिखो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको क्या होगा, है ना। पुराने बातें रिवाइज करके कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे रिवाइज करके नहीं आए होंगे इसलिए मैंने इतना बताया, अदरवाइज तो अपन आगे बढ़ सकते थे। सभी लोग जिनको समझ आ गया यस लिखो, नहीं समझ आया तो बताओ कहाँ पर डाउट है, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल क्लियर? ठीक है सर, बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं फिर। आई का ग्राफ बताओ, ठीक। आई का ग्राफ क्या होगा? आई का ग्राफ होगा ई नॉट बाई जेड, और जेड ओमेगा के साथ वेरी करेगा, फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो जो जेड है वो ओमेगा के साथ वेरी करेगा। जेड इन्फिनिटी है तब ये जीरो है, जेड इन्फिनिटी है तब ये जीरो है, जेड जब मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगी। ठीक, ये ओमेगा 1/√LC, ये नहीं बताऊंगा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर मैं तुमसे बोलूं, यहीं पर तुमसे बोलूं कि फाई एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा ग्राफ बताओ क्या होगा, फाई एज अ फंक्शन ओमेगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक। तो व्हेन ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा अगर जीरो को टेंड करेगा तो फाई की वैल्यू देखो, ओमेगा जीरो को टेंड करेगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा लिख देता हूं, चलो, टेन फाई इक्वल टू 1/ωc माइनस ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक। ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे टेन फाई क्या आ जाएगा, टेन फाई प्लस इंफिनिटी आएगा, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे टेन फाई क्या आएगा, टेन फाई आएगा माइनस इंफिनिटी, चेक करो बेसिक मैथ, दिख नहीं रही स्क्रीन? ठीक, इसका मतलब फाई कितना है, प्लस पाई/2, इसका मतलब फाई कितना है, माइनस पाई/2। 5 प्लस पाई/2 एंड माइनस पाई/2, ठीक। अच्छा देखो, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, तो टेन फाई की वैल्यू जीरो, फाई भी जीरो आएगा, उस वक्त फाई इक्वल टू जीरो आएगा, चेक कर लो, ये जीरो हो गया ना, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, ठीक। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे प्लस पाई/2, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे माइनस पाई/2, ओमेगा की एक वैल्यू आएगी जब ये जीरो हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ टेंड करेगा, ये 1/√LC, ओमेगा नॉट, इस पर ये जीरो हो गया, बाकी इसका ग्राफ ऐसा। फाई का ग्राफ भी हम देख सकते हैं, फाई किस तरह से वेरी करेगा फेज एंगल। पहले करंट ओमेगा जब कम होगा तब करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, यहाँ पर करंट इन फेज हो गई, यहाँ पे करंट लैग करने लगे, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा कैपेसिटर का रोल कम होता जाएगा और इंडक्टर का रोल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे 1/ωc कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कम होने लग जाएगा, होना भी चाहिए, कैपेसिटेंस जो होता है वो डीसी में तो एब्सोल्यूट सर्किट को ब्रेक कर देता है एक तरह से, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा कैपेसिटर का रोल कम हो जाएगा,
लेकिन जैसे जैसे फ्लक्चुएशन ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टर का रोल बढ़ता जाएगा। तो सर्किट इंडक्टिव हो गया, इधर कैपेसिटिव है और यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव है। ये इस तरह से इसको एनालाइज कर। शुरुआत में ऐसा लगेगा मानो केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, क्योंकि इफेक्टिवली कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हो जाता है ना, यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा, ये कम होगा, तो इफेक्टिवली लगेगा कि कैपेसिटर कनेक्टेड है एल सी और आर तीनों। लेकिन अगर ओमेगा इससे कम होगा ना तो इफेक्टिवली तुमको ऐसा लगेगा कैपेसिटर कनेक्टेड, और ओमेगा इससे ज्यादा होगा तो इफेक्टिवली तुमको लगेगा इंडक्टर कनेक्टेड। कहने का मतलब हम इस ओमेगा के लिए यहाँ पर एल और सी को हटा के एक सी नया लगा सकते हैं, जिससे कि हमको यही फेज मिल जाएगा, यही सिचुएशन मिल जाएगा। ठीक, अब मैं देख, ये पूरा सबको दिख रहा होगा, नोट कर लिया होगा तुम्हारे पास उसमें होगा। ठीक, अब when z is minimum, I is maximum, and this is called condition of resonance. रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है, z मिनिमम होता है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है करंट मैक्सिमम होती है। एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम होने का मतलब ये होता है कि इंपीडेंस मिनिमम होगा। करंट मैक्सिमम होने का मतलब ये होता है कि इंपीडेंस मिनिमम होगा। करंट मैक्सिमम मतलब इंपीडेंस मिनिमम। ठीक, तो रेजोनेंस कब होता है? एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है उस वक्त हम क्या क्या बोल सकते हैं? उस वक्त ओमेगा कितना चाहिए? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, उसकी वैल्यू हमने बोली 1/√LC होगी, रेडियंस पर सेकेंड। उस वक्त इंपिडेंस कितना होगा? इंपिडेंस R के इक्वल होगा। उस वक्त करंट कितनी आएगी? E0/R। उस वक्त फाई कितना आएगा? 0। उस वक्त सर्किट कैसा दिखेगा हमको? प्योरली रेजिस्टिव। चेक करो सारे पॉइंट समझो, देखो, और ये सब ऊपर हम कर चुके हैं, यहाँ नाम दिया है, काम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे नाम दिया है, काम तो पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है उसको हम डिफाइन करते थे कि रेजोनेंस इस तरह से बोला जाता है। रेजोनेंस के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि VL माइनस VC, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस करके लिख रहे हैं, अदरवाइज प्लस भी लिख सकते हैं, पर रूटीन में ऐसा लिखा जाता है। वैल्यू वाइज लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, फेज एंगल वाइज नहीं, वैल्यू वाइज लिख रहा हूँ। तो VL माइनस VC इक्वल टू 0 आएगा उस इंस्टेंट पर, जिस वक्त रेजोनेंस होगा उस वक्त VL माइनस VC 0 आएगा। और देखो, अब जो कर रहा हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नीट के हिसाब से जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन किसी को समझ आए तो स्वागत है उसका। अगर हम फेजर डायग्राम पे जाएं तो फेजर डायग्राम पे ये अप्लाइड हो जाएगा, ये I0 हो गया, ये फाई हो गया। करंट किस में लीड करती है? कैपेसिटर में, तो ये VC होगा, ये VL होगा। इसकी वैल्यू I0 ओमेगा L के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू I0 इंटू 1/ωc के इक्वल होती है। ये फेजर ऐसा बनेगा। इसका नेट में इधर आ जाएगा या नेट में उधर आ जाएगा, डिपेंड करता है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जो भी बड़ा है वैसा आ जाएगा। और VR हमको ऐसा दिखेगा यहाँ पर, I0R इक्वल टू VR। तो ये फेजर बनता है। ठीक, अब जब रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तब फाई कितना आएगा? फाई 0 आएगा ना। तो रेजोनेंस के वक्त अगर डायग्राम बनाएंगे तो फाई 0 है, तो I0 भी यहाँ पर आएगा, VR इक्वल टू I0R वो भी यहाँ पर आएगा, अप्लाइड सोर्स भी यहाँ पर आएगा। VL और VC नहीं होंगे कि नहीं होंगे? होंगे।
VC यहाँ पर होगा और VL यहाँ पर होगा, पर VL, VC और VR का रिजल्टेंट इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा। और बाई कैलकुलेशन में हमको पता है कि रेजोनेंस के वक्त दिस इक्वल टू दिस हो जाता है, ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी हो जाता है। तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर कट जाएगा। तो रेजोनेंस के वक्त ये डायग्राम ऐसा बनता है। तो कई बार ऐसा आता है कि फेजर डायग्राम एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कैसा होगा। रेजोनेंस के वक्त फेजर डायग्राम इस तरह से हमको दिखाई देगा। ठीक, तो रेजोनेंस के टाइम पे फेजर डायग्राम ये हो जाएगा। इन जनरल ये होता है, और फाई 0 हो जाता है, ये दोनों कैंसिल होकर ये बन जाता है। यहाँ पर VL और VC एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो VL माइनस VC इक्वल टू 0 होगा, और ये VR इक्वल टू E नॉट हो जाएगा डायरेक्टली। तो रेजोनेंस के टाइम पे अगर L, C और R हैं, मान लो ये है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो आएगी 0, और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो आएगी E नॉट एट रेजोनेंस। पर सुनना, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूं अलग से तो इसकी रीडिंग आएगी, अगर ये लगा दूं तो इसकी भी रीडिंग आएगी, पर इसकी रीडिंग नहीं आएगी, इसकी रीडिंग तो E नॉट आएगी। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? आराम से देखो, ये पुरानी बातें सारी क्लियर होंगी और सारे बिटन बॉक्स करके आए होंगे तो सब चीजें समझ आएंगे, सब सही रहेगा। पर अगर नहीं करके आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो फटाफट यस लिख दो अगर ये फेजर डायग्राम समझ आ गया तो। व्हाइट वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी भाई। ठीक है सृष्टि। और लोग यस लिखो, अभी 6-7 लोगों ने क्लियर लिखा है, मतलब बाकी लेफ्ट पोर्शन। इशिता देखो, कुछ डाउट हो तो पूछो। जयवर्धन डाउट तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ। क्लियर? इशिता क्लियर है बेटा ये? अच्छा चलो, एक मैं तब क्वेश्चन पूछता हूँ, और उस क्वेश्चन को पूछते ही मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हें कितनी बात समझ आई है। अगर इसको कर लिया ना तो समझो समझो क्या हो ही गया सब पूरा। अपने एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला प्रश्न कभी भी, लेकिन ये करोगे तो एग्जाम का प्रश्न हमेशा हो जाएगा, इस बात की गारंटी। यहाँ वोल्ट मीटर लगाया V1, यहाँ पे वोल्ट मीटर V2 लगाया, ये सब RMS वैल्यू रीड करते हैं बेटा। यहाँ पर V3 लगाया, और लगाएंगे अभी। यहाँ पे V4 वोल्ट मीटर लगा दिया, एक और लगाएंगे। V5, ये 5 वोल्ट मीटर लगा दिए। ठीक है, 5 वोल्ट मीटर लगा दिए। तुम्हें गिवन है V1 की रीडिंग है 30 वोल्ट, V2 की रीडिंग है 50 वोल्ट, V3 की रीडिंग है 10 वोल्ट, V4 की रीडिंग क्या होगी ये बताओ, V5 की रीडिंग क्या होगी ये बताओ, V
सोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। पहले तो ये तीनों चीज बताओ। चित्र तुम्हारे स्क्रीन पे और तुम्हारा समय शुरू होता है। तीनों आंसर लिखना है, कॉमा कॉमा कॉमा, इसी क्रम में लिखना है। कॉमा कॉमा करके लिखना था। डॉक्टर नायक, डॉक्टर सरोदे, डॉक्टर इशिता, डॉक्टर सृष्टि। फर्स्ट सेकंड पार्ट इंटरचेंज कर दिया आपने शायद। आकृति कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी बेटा। आंसर और स्मार्टनेस में गलती हो रही थी। डॉक्टर ध्रुव, लास्ट पार्ट चेक करो। डॉक्टर ध्रुव, जयवर्धन इतनी बड़ी ब्लंडर, गंदी मिस्टेक इस स्टेज पे आके नहीं कर सकते हो। हार्दिक फर्स्ट पार्ट चेक करो। अब ठीक है ध्रुव। समझ आना जरूरी है। अंशिका चेक। आरु चेक। अभिनव आंसर लिखो बेटा। हार्दिक अब सही है बेटा। ये 1 पे की जगह 10 होगा वो। हाँ, अच्छा अब करेक्ट है। पर एक बार में आने, पहली बार में जो किया ना
वो गलत किया बेटा। इसका मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की या एसी की फील की जरूरत है हमको। फील कैसे आएगी? प्रैक्टिस करने से आएगी। आकृति अब सही है बेटा। पहले कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी 10 की। एसी को थोड़ा सा अलग तरह से हल्का सा फील करो। अपने करंट की हैबिट रहती है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, जनरल डीसी पढ़ते हैं अपन, तो डीसी वाली हैबिट कंटिन्यूड हो जाती है एसी में, तब गलती होती है, अदरवाइज कोई गलती के चांस नहीं है। और क्वेश्चन इजी आएगा एग्जाम में। और कोई आंसर लिखो, एक आध दो बच्चों को और आंसर आ जाता, आगे बढ़ता हूँ मैं। जयवर्धन तुम्हारे आंसर की दरकार है, और गलत लिख दिया तो वहीं पे आके पीटूंगा बेटा। अब अपना हॉस्टल चालू हो गया है, 20-30 बच्चे आ भी गए हैं, तो जो बच्चे बाहर रहते हैं और हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उन बच्चों को फैसिलिटी अवेलेबल है। तुम लोग भूपेंद्र भावसू सर से बात कर सकते हो, हॉस्टल में आ सकते हो। हाँ ध्रुव, तुम्हारे लिए कह रहा था मैं। एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, टोटल 50 की कैपेसिटी है, 30 बच्चे हो गए, 20 बच्चों की जगह खाली है, जो कि 4-5 दिन में पड़ जाएगी। ऑफलाइन भी हो जाएगा जल्दी। चलो बातें नहीं, आंसर चाहिए मुझे, कोई आंसर भेजो। एक और आंसर आ जाए तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बैठा रहूंगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इसी में नंबर नहीं आएंगे ना, चल जाएगा मुझको। एक और आंसर। चलो देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हमने देखा था, इसलिए ये माइनस हो जाते हैं दोनों। ये 90 डिग्री पे होते हैं तो अंडर रूट के स्क्वायर के सम में आएंगे, ये 90 डिग्री पे होते हैं इसलिए अंडर रूट के स्क्वायर के सम टाइप में आएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। तो बेसिक याद करके भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी टेक्निक भी हम चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो देखो, अगर मैं फेजर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करूं, तो ये मेरा ई सोर्स हो गया। आराम से यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा तो आराम से भी चल जाएगा। वही ई नॉट वही आराम से सेम होता है, तो आराम से करता हूँ। मैं करंट को ऐसा कुछ मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं किस तरफ करंट किसी एंगल फाइव पर होगा, तो ये आर वाला होगा ना, V1। V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है 30, तो ये VR30 यहाँ पर हो गया। अब इससे 90 डिग्री पे आएगा दोनों, यही करंट की डायरेक्शन भी होती है। VC इधर आएगा, VC की वैल्यू कितनी है? VC मतलब V2 की वैल्यू 50, और इसकी वैल्यू है 40, यही इसकी वैल्यू है 10। ये तो जब तुमसे पूछा है कि V4 कितना आएगा, V4 मतलब VC और VR, VRE और VC ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तुम्हें, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट V4 क्या आ जाएगा? V4 आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट देगा। V5 पूछा है, V5 है C और L का, C और L का रिजल्टेंट डायरेक्ट है 40, V5 का आंसर आ गया 40। अब सोर्स पूछा है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट, तो ये 40 इधर आ चुका है नेट में, ये 30 इधर है, नेट में इसका क्या हो जाएगा? 40 और 30 मिलके 50 हो जाएगा। वी सोर्स 50 कैसे होंगे? ये फॉर्मूला भी लिखा था आपने, याद करो, ये यूज करो, ये आंसर आएगा 50। ठीक, इस तरह से तीनों पार्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पर आर दे दूं तो करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आरएमएस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन को मैं किसी भी तरह से घुमा सकता हूँ, बहुत सारी बातें इसमें की जा सकती है। अच्छा, यहीं पर मैं तुमसे पूछूं तो फाई कितना आएगा ये बताओ।
फाई कितना आएगा ये बताओ, या करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है ये बताओ, करंट लीड करेगी कि लैग करेगी ये बताओ, या फाई क्या आ रहा है ये बताओ। तो देखो इफेक्टिवली कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वी एल या वी सी। वी एल का मतलब होता है आई नॉट ओमेगा एल, वी सी का मतलब होता है आई नॉट वन बाई ओमेगा सी। तो आई नॉट तो सेम ही रहेगा, वन बाई ओमेगा सी, और ओमेगा एल में से जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट कर रहा है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, 50 है और वो 10, 50 मतलब नेट में 40 आएगा, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है इफेक्टिवली। ये कैपेसिटर जैसे बिहेव करेंगे और जहां पर कैपेसिटर होता है वहां पर करंट लीड करती है, तो आंसर आएगा आई लीड्स। करंट यहाँ पर लीड करेगी, और डायग्राम से भी दिख रहा है कि यार 40 तरफ आ गया है नेट में, अगर ये इस तरफ आता नेट में तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए था ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होने के लिए इसको घूम के नीचे आना पड़ता, नेगेटिव होता तभी दोनों का रिजल्टेंट इस तरह बन पाता। तो यहाँ से देख सकते हैं, या जब भी वी सी डोमिनेट करेगा तो करंट लीड करेगा, तो यहाँ पर करंट लीड करेगा। एंगल कितना आएगा वो भी बता सकते हो तुम चाहो तो, थोड़ी सी कोशिश करो तो फेज एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। यार इधर ये 30 है, इधर 40 है, 90 डिग्री पे है, ये 5 है, ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है 50 आ रहा है, तो बस यहाँ से हो गया 10 फाइव इक्वल टू दिस बाई दिस, 10 फाइव इक्वल टू 4/3। 53 डिग्री से करंट लीड कर रही है, 53 डिग्री से करंट लीड कर रही है, ये बोल सकता है ना। इतना डेप्थ तक कोई जाएगा नहीं क्वेश्चन में, पर यहाँ तक ज्यादा समझ आएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ओवरऑल नेट में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बात करी। अदरवाइज तो क्वेश्चन तो जनरली क्वेश्चन आएगा तो V5 के बारे में आएगा, V4 भी रेयरली पूछेंगे, ये पूछेंगे। ये दो पार्ट है जो नीट के लिए प्रोबेबल रहते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट बहुत सारे बच्चों ने ठीक कर लिए थे, पर V4 भी समझ आना चाहिए और ये भी समझ आना चाहिए, तो बात बनेगी कि हम ये वाले पार्ट इजीली कर पाएंगे। चलो अब देखो कि LCR सर्किट जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो LCR सर्किट का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, भी अपने फॉर्मूले देखे थे। अब मान लो उसमें L नहीं है तो L वाला पोर्शन हटा के अपन डिस्कस कर सकते हैं, कैपेसिटेंस नहीं है तो कैपेसिटेंस को हटा के हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, अगर उसमें R नहीं है तो R को हटा के हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर दो एलिमेंट गायब हैं तो दो एलिमेंट को हटा के हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से हम सारा काम कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला, अगर सोर्स लगा है तो हमने देखा कि आई नॉट इक्वल टू आंसर आया था ई नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1/ωc माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर अंडर रूट एंड 10 फाइव इक्वल टू 1/ωc माइनस ओमेगा एल अपॉन आर। मेनली दो फॉर्मूले से हमारे सारे टास्क यहाँ पर हो जाते हैं, जेड इसको बोलते हैं, ये जरूरत नहीं, इससे सारा काम हो जाएगा। अब देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पर केवल एल और आर है सर्किट में, एल और आर है सर्किट में, और अब इसको सॉल्व करो तो कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपेसिटेंस है ही नहीं तो कैपेसिटेंस हटा दो, माइनस करोगे स्क्वायर करोगे तो सेम ही आएगा ना। ये अब फाइव क्या आएगा, देखो 10 फाइव इक्वल टू कैपेसिटर को हटा दो माइनस ओमेगा एल अपॉन आर, माइनस आ गया ना ऑटोमेटिक, करंट लैग करेगी हमको पता ही है, फाइव नेगेटिव आ गया मतलब कर रही है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से डायरेक्टली इसमें मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही देखो कि सर्किट में अगर कैपेसिटर होगा, केवल कैपेसिटर होगा तो कर लेंगे, यहाँ पर 1/ωc, यहाँ पर प्लस 1/ωc हो जाएगा, तो कैपेसिटर के लिए कर सकते हैं। मान लो केवल रेजिस्टेंस है और कुछ है ही नहीं, केवल रेजिस्टेंस और कुछ है ही नहीं, तो हमको याद ये डायरेक्ट हो जाएगा ये कुछ है नहीं, ये सब पूरा ऊपर जीरो हो गया तो 10 फाइव जीरो हो गया, केवल रेजिस्टेंस है तो अपॉन आर हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है कि दो एलिमेंट है, उसके लिए हम इसको इजीली देख सकते हैं। अब दो एलिमेंट में हम देखते हैं कि दो एलिमेंट में केवल एल और सी है और कुछ नहीं, केवल एल और सी है, तब क्या करेंगे, एल और सी है तब हम बोलेंगे यार आई नॉट की वैल्यू आएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1/ωc माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, यानी क्या आएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई 1/ωc माइनस ओमेगा एल, मॉड कर दिया इसका क्यों करंट को पॉजिटिव दिखाएंगे ना,
अंडर रूट से बाहर क्वांटिटी लाए तो हमने मॉड में दिखा दिया। तो ये हो गया, कोई बात नहीं। अब टेन फाइव क्या आएगा, मेन क्वेश्चन है टेन फाइव का। टेन फाइव इक्वल टू क्या आएगा, तो टेन फाइव इक्वल टू आएगा 1/ωc माइनस ओमेगा एल अपॉन 0। इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है, प्लस इन्फिनिटी भी आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है। मेटा वर्ल्ड हो गया ये, मेटा फेसबुक के नियम ये सब कुछ पढ़ाएंगे ऐसा साइन। चलो, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक। प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी कब होगा, जब ये डोमिनेट करेगा। माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब ये डोमिनेट करेगा। तो 1/ωc ग्रेटर देन ओमेगा एल होगा, उस वक्त ये प्लस इन्फिनिटी आएगा, यानी उस वक्त ये आएगा प्लस π/2। यानी जो करंट है वो लीड कर रही है, करंट लीड करनी भी चाहिए। रिवर्स में माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 करंट लैग करती है, हमको पता है, ठीक। तो यहाँ से हम इसके लिए भी बात कर सकते हैं कि फेज डिफरेंस यहाँ पर दो ही पॉसिबल है, या तो प्लस π/2 या माइनस π/2। इफेक्टिवली सर्किट या तो हमको कैपेसिटिव दिखाई पड़ेगा, या इफेक्टिवली सर्किट हमको रेजिस्टिव दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर इफेक्टिवली या तो कैपेसिटिव या इंडक्टिव दिखाई। ये तो हिंट थी कि ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे हम डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं, कोई भी एलिमेंट सॉल्व कर सकते हैं। एक एक एलिमेंट हम तीनों कर चुके हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन में भी दो कर चुके हैं, तीनों का एक कर चुके हैं, आखिरी दो का कॉम्बिनेशन बच गया, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया कि आखिरी दो का कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है। अब केवल इस वाले सर्किट के लिए, केवल इस वाले सर्किट के लिए बात कर रहा हूँ। तो इम्पीडेंस की बात करूँ कि मॉड ऑफ इम्पीडेंस एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो इस वाले सर्किट में इम्पीडेंस का मतलब ये हो गया, इम्पीडेंस का मतलब ये हो गया, इम्पीडेंस का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर इस वाले सर्किट में इम्पीडेंस का मतलब क्या हो गया, केवल मैं एलसी सर्किट की बात कर रहा हूँ। एलसी सर्किट में इम्पीडेंस का मतलब हो गया 1/ωc माइनस ओमेगा एल, है ना। मॉड ऑफ ये हो गया, इम्पीडेंस का मतलब ये हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, तो इम्पीडेंस यहाँ से शुरू होगा, 0 भी होगा और वापस इन्फिनिटी को जाएगा। इसका ग्राफ पहले सर्किट में ये 0 नहीं हो रहा था, आर हो रहा था, यहाँ पर मिनिमम इम्पीडेंस 0 भी हो सकता है, यहाँ पर मिनिमम इम्पीडेंस 0 भी हो सकता है, मिनिमम इम्पीडेंस यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 0 हो गया। इसी को बेस बना के मैं तुमसे बात करूं, यार यहाँ पर आई नॉट एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा ग्राफ कैसा आएगा। तो 0 से देखो करंट इन्फिनिटी पहुंच जाएगा ना, ध्यान से देखो करंट की वैल्यू ये आ गई व्हेन रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, इन्फिनिटी पहुंच गई ये वैल्यू, ये 0 हो गया, तब इन्फिनिटी पहुंच गई, ये इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वापस यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है, जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है तो हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये हो गई। सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम को रेजोनेंस बोलते हैं, पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस मैक्सिमम को रेजोनेंस बोलते हैं। पैरेलल सर्किट अपने कोर्स में नहीं है, बस इतना याद करो, पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस मैक्सिमम करंट 0 होती है तब बोलते हैं कि ये रेजोनेंस की कंडीशन है, या करंट मिनिमम होती है तब बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक। यहाँ पर जब करंट मैक्सिमम होती है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है सीरीज में, तब रेजोनेंस बोला जाता है। पैरेलल सर्किट अपने कोर्स में नहीं है, स्टेटमेंट याद रखो बस। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और ये चीज इस तरह से आ गई, ठीक। रेजोनेंस की कंडीशन डिफाइंड नहीं होगी प्रैक्टिकली, क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ गया, 0 आ गया, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस होता ही है, थोड़ा तो हल्का सा रेजिस्टेंस होता ही है। तो ये एलसी सर्किट प्रैक्टिकली एलसीआर सर्किट होता है, जहां पर आर बहुत कम होता है, ठीक है। मैथमेटिकली ये चीज आ गई। यहीं पर तुमसे बोलूं फेज डायग्राम का ग्राफ बनाओ, फाई का कैसा आएगा। तो जब कैपेसिटर जीत रहा होगा तब ये चलेगा +π/2, और बाद में फ्लैट हो जाएगा ये पूरा -π/2। यहाँ पर ये अनडिफाइंड 0/0 की स्टेट आ गई, तो इन्फिनिटी वाली सिचुएशन आ गई, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको अनडिफाइंड स्टेट बोल देंगे, क्यों करंट जा रही है। अब इसको आराम से देखो भाई, ये बेसिक फार्मूला था, इसको अपने बेस बनाया था, इसका एक एग्जांपल यहाँ लिया मैंने,
फिर दूसरा एग्जांपल ये, इस बातें करी एलसी सर्किट के लिए और 3 डायग्राम बना दिए, रेजोनेंस बता दी। इसको देख लो, समझ आ गया तो इस लिखो। रेजोनेंस सर्किट का एप्लीकेशन यूज बताएंगे। बढ़ो आगे इसमें, तो यस लिख दो, समझ आ गया तो नोट्स ले लिए तो फिर आगे। पैरेलल वाला टफ होगा, हाँ इसीलिए सिलेबस में नहीं है। वो अपने 12th में जेई और नीट दोनों में नहीं बेटा। जेई में पैरेलल आता है पर वो इंडिपेंडेंट पैरेलल आता है जिसमें डायरेक्ट फेजर डायग्राम का समेशन होता है। वो एक आध अपन भी करेंगे क्वेश्चन जो सीरीज ही होगा पर दिखने में पैरेलल होगा। बाकी पैरेलल वाला नहीं आता है जनरली सिलेबस में। फिर भी आखिरी में अपन कुछ लिख लेंगे कि पैरेलल में क्या होता है, पता रहे कभी कुछ क्वेश्चन याद कर लेंगे। समझ आ गया तो यस लिख दो, डन लिख दो, क्लियर लिख दो, फिर आगे बढ़े। सब लोग लिखो, कुछ ही लोगों ने लिखा है। और लोग चाहिए अभी। देख, डाउट है तो डाउट भी लिख सकते हो, डाउट है क्या डाउट है बताओ वो बताओ। हाँ सर्वज्ञ हुआ बेटा। केशव, हे केशव, कहाँ है आप? Done। अब देखो पैरेलल में सर्किट कैसा आता है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं अपन केवल, जिसकी पैरेलल का हल्का फील आ जाए अपने को, और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को। ये देखो, ये आर, ये एल, और ये ई आर एम एस ओमेगा, ये दिया हुआ है। तुमसे मैं पूछूं इसमें करंट कितनी आएगी ये बताओ, आई वन करंट कितनी आएगी ये बताओ। आई वन मैक्स की वैल्यू तुम बता सकते हो कितनी आएगी, कितनी आएगी? ई बाई आर। इसमें करंट कितनी आएगी आई टू? ये इंडिपेंडेंट सर्किट है ना, ये तो इस बैटरी के साथ, इस बैटरी के साथ ये इंडिपेंडेंट सर्किट, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आर या सी एल लगा दे तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक, पर हम और कुछ नहीं लगा रहे हैं, और कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है केशव। तो उसके इसमें आई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, आई टू की वैल्यू जाएगी ई बाई आर, इसका कितना होता है ओमेगा एल, ये आ जाएगा। दोनों में करंट आई वन आई टू ऐसे आ गए। अब एग्जाम में पूछा जाएगा आई वन कितना, अपने आप में ऑब्जेक्टिव हो गया, आई टू कितना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। जेई में पूछेंगे आई कितना है, तो आई हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, लेकिन वेक्टर एडिशन होगा। 90 डिग्री वाला फंडा आएगा ना यहाँ पर। ये करंट आएगी मान लो साइन ओमेगा टी, तो ये आएगी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये इसके फेज में होगा। ये इससे करंट जो है वो लैग करेगी, माइनस 90 पे रहेगी। ये दोनों करंट 90 डिग्री पे रहेंगी। इसलिए जो करंट आई की वैल्यू यहाँ पर आएगी, आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर का अंडर रूट। अलग से नोट कर लो इस एग्जाम्पल को, जिससे कि बस इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन समझ जाए कि हमें क्या करना है। फेजर से ऐड करना होता है चीजों को, फेजर से ऐड करेंगे तो सबको पता है कि ये इसके साथ फेज में रहेगा, ये इसके साथ 90 डिग्री पे रहेगा, तो इससे भी 90 पे रहेगा, दोनों 90 पे हैं तो अंडर रूट करके सामने। पैरेलल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीरीज टाइप के होते हैं, पर कहने के लिए पैरेलल में होता है। ठीक, अब देखो इसमें मजा।
ये L, ये C, ये सोर्स लग गया बच्चों, ये E ओमेगा है। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 की वैल्यू आएगी, अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, नहीं तो RMS E बाय दिस। I2 की वैल्यू क्या आएगी? I2 की वैल्यू आएगी E अपॉन ओमेगा L। अब तुमसे पूछूं I की वैल्यू क्या आएगी? तो I की वैल्यू आएगी, देखो अब ये करंट इससे 90 डिग्री आगे, ये करंट 90 डिग्री पीछे, तो दोनों 180 पे हो गए ना। 180 में मतलब माइनस हो जाएगा दोनों का, माइनस मतलब I की वैल्यू आएगी E अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C माइनस E अपॉन ओमेगा L। ये करंट की वैल्यू आएगी। करंट की वैल्यू आ गई E इंटू ओमेगा C माइनस 1 बाई ओमेगा L। ध्यान से देखना, when omega equal to 1 by root LC, ओमेगा C माइनस 1 बाई ओमेगा L इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है करंट इज 0, इम्पीडेंस इज इंफिनिटी। बस एक ही एग्जांपल हमको याद रखना है, ये वाला। जब पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड कनेक्टेड होते हैं, तब जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो ठीक उल्टी होती है। करंट जीरो वाली कंडीशन यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन होती है, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है और 1 बाय रूट सी पे आता है, और ये इस तरह से। इसको नोट कर लो, याद कर लेना, समझ में आ जाना चाहिए वो किसी के, पर इसके पीछे मैथ्स है। मैथ्स क्या है? दोनों करंट को कैसे ऐड की, वो मैथ्स है। तो उसको लिख के याद ही कर लो केवल, है ना, इतना सा नोट कर लो और उसको लर्न में डाल लो कि रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं इसको जब भी एलसी पैरेलल में होंगे, तब रेजोनेंस की कंडीशन पे करंट सर्किट में जीरो होगी। जब भी पैरेलल में होंगे सर्किट, तो रेजोनेंस के टाइम पे करंट जीरो होगी, इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा, करंट जीरो होगी। नोट कर लो इसको फिर आगे। अब इसमें भी बहुत आगे आगे क्वेश्चन बनते हैं, पर अपने को वहां जाना है। इसको नोट कर लो तो लिख दो, नोटेड, नोट, ओके, एन लिख दो। ये याद करने का ना इसको, डिटेल में डिस्कस इतनी होती है वैसे थ्योरी तो, पर ये समझ में आने के लिए बेसिक एप्टीट्यूड तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। v का वेक्टर यहाँ पर एडिशन में नहीं आएगा, वेक्टर एडिशन में जाएगी, v इक्वल होंगे दोनों में, v इक्वल होंगे, करंट दोनों में आगे पीछे होंगे, दोनों के अक्रॉस v सेम होगा, c और l के अक्रॉस तो v सेम होगा, लेकिन दोनों में करंट आगे पीछे होगी। तो यहाँ पर v को डायरेक्टली ऐड करने का कुछ मतलब नहीं है, v1 प्लस v2 इक्वल टू v सोर्स, ऐसा कुछ नहीं। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v सोर्स है, यहाँ पर ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो लिख दो भाई जल्दी जल्दी, ओके ये वो तुम्हारे तक बात पहुंची हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शुक्रिया अदा करें, कुछ प्रेम दिखाएं, ओके यस डन, कुछ लिखें। इसका मतलब मुशायरा लोगों को पसंद है, जैसे ही मैंने ऐसा कहा तो सबने डन ये वो क्लियर ओके लिख दिया, और मैं रूटीन में बेचारा बोल रहा है कि हो गया तो ओके लिख दो, तो कोई लिख ही नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो एलसीआर सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एलसीआर सर्किट सीरीज वाला जो सर्किट है वो, उसमें रेजोनेंस की कंडीशन, पैरेलल रेजिस्टर की कंडीशन, और एलसीआर सीरीज को तीन को दो में एक में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने देख लिया। वाई का फार्मूला, करंट का फार्मूला, इम्पीडेंस का फार्मूला, ये एक्सप्रेशन हमने देख ली, ठीक। अब नया टॉपिक स्टार्ट करें, बिल्कुल 15 मिनट का, 15 सेकंड का ब्रेक, 15 मिनट का नहीं, 15 सेकंड का ब्रेक, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर, ठीक है। आंखें बंद कर लो, हाथ बात कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक पावर। रिलैक्स हो जाओ, फिर स्टार्ट। आंखें बंद कर लो।
चलो भाईजान अब देखो, पावर इन एसी, एसी सर्किट्स में पावर की एनालिसिस कैसे की जाती है, पावर कैसे देखी जाती है, उसके ऊपर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। सर्किट कुछ भी हो, सर्किट कुछ भी हो, सर्किट पता नहीं क्या है, सर्किट पता नहीं क्या है, कुछ न कुछ तो कनेक्टेड होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ई है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई ऐसे है, और यहाँ से जो करंट जा रही है ना, सोर्स ऐसा है, यहाँ से जो करंट जा रही है ना, इस करंट का एक्सप्रेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही तो हमने माना था ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि जो करंट है वो करंट इस टाइप की है, और जो सोर्स है सोर्स इस टाइप। अब यहाँ पर एल कनेक्टेड हो सकता है, सी हो सकता है, सी हो सकता है, सी आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर सर्किट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सर्किट में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, ठीक। पर ये सोर्स और उससे निकलती हुई करंट हमें पता है। अगर तुम्हें सोर्स और उससे निकलती हुई करंट पता है तो तुम बोल सकते हो पावर इक्वल टू वी आई, फार्मूला होता है ना इन जनरल, बैटरी के लिए पावर इक्वल टू वी आई, ठीक। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पावर इंस्टेंटेनियसली डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पावर इंस्टेंटेनियसली डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई, आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, 5/2 5/2 53 डिग्री 27, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्किट कैसा। अब ये बात होगी भाई साहब, ये जो पावर है, पावर इंस्टेंटेनियस, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं, साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं और इसको सिंप्लीफाई करूं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है। साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला खुद से देखना, 2 साइन सी इंटू साइन डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद इसका फॉर्मूला ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पर कैसे खुद से देखना, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, आखिर तो रिजल्ट काम आएगा, तो डेरिवेशन समझ आएगा तो रिजल्ट समझ आएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर ये हो गई। तुमसे बोलूं ये सर्किट में मैक्सिमम पावर कितने डिलीवर कर रहा है ये बताओ। तो देखो यहाँ पर केवल टाइम के साथ जो फैक्टर वेरी हो सकता है वही तो वेरी हो सकता है, ये वेरी हो सकता है, ये पूरा ये, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस फाइव प्लस वन हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू प्लस वन हो सकती है, क्योंकि यही वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। पावर मिनिमम क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है, तो मिनिमम पावर नेगेटिव भी हो सकती है, मैक्सिमम पावर ये हो सकती है, ये पावर है जिसमें पावर चल, ये वेरिएबल है, ये प्लस वन से माइनस वन के बीच में वेरी कर रहा है, ये पूरा फैक्टर टाइम के साथ प्लस वन से माइनस वन में वेरी कर रहा है, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट। यहीं पर तुमसे पूछूं कि पी एवरेज क्या आएगी, तो एवरेज में तो इसका रोल ही नहीं आएगा ना, ये तो खत्म ही हो जाएगा। पी एवरेज, पी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, 0 से 1 टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड टी। तुम चाहो तो इसको एवरेज को ऐसे कैलकुलेट कर लेना, तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ यार, इसका एवरेज कैलकुलेट करना तो ये तो जीरो है ना, एवरेज में प्लस वन से माइनस वन के बीच में वेरी करता रहेगा, तो जीरो है, तो यही आएगा। तो ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव, ये पावर के लिए फॉर्मूला। तो जो पी एवरेज का आंसर आ गया मेरे पास, पी एवरेज का आंसर आ गया, वो आ गया ई नॉट आई नॉट टू कॉस फाइव। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जो जरूरी थी वो मैंने यहाँ पर कर दी। पावर के चेंज होने के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा। पावर के चेंज होने के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है डबल ऑफ द सोर्स, पावर के चेंज होने के एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है डबल ऑफ द सोर्स। देखो पावर का जो वेरिएशन है वो केवल इस वाले एक्सप्रेशन की वजह से हो रहा है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये वाला, ये एक्सप्रेशन, यही तो प्लस वन से माइनस वन के बीच में वेरी कर सकता है टाइम के साथ। तो जो पावर है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए ये हो जाएगा प्लस वन से माइनस वन, एवरेज में केवल इतना ही पार्टिसिपेट करेगा।
एवरेज में केवल इतना पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा, ये तो कोफिशिएंट है बस ये पार्टिसिपेट। प्रथम क्लियर हुआ ये? ठीक, अब जो पी मेन आ रहा है ना वो नेगेटिव भी आ सकता है, वो थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखो, cos फाइव की वैल्यू तो मान लो 530 डिग्री हुआ, तो ये वैल्यू तो 1 से कम ही होगी ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी पावर कैन बी इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन जो पी एवरेज है, जो पी एवरेज है, पी एवरेज वो मेरे पास आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, और cos फाइव 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा, तो P एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। P एवरेज नेगेटिव, इंस्टेंटेनियस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और 0, बट P एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, क्यों, कब, कैसे, सब देखेंगे, अभी बता रहा हूँ सब। अभी केवल हमको देखना था कि पावर कैसे देखते हैं, पावर क्या होता है वो अपन देखें। आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, हमें इससे मतलब है फिलहाल यहाँ पर आओ, इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, दिस इक्वल टू, ठीक, इस फॉर्मूले को यहाँ से P एवरेज इक्वल टू E नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बाई रूट कर दिया, तो यहाँ P एवरेज का फॉर्मूला आ गया जो हमको याद करना रहेगा, E RMS अप्लाइड सोर्स इंटू उससे निकलने वाली RMS करंट इंटू कॉस फाइव, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। cos phi is called power factor, phi नहीं cos phi बोलते हैं पावर फैक्टर, ये बेसिक फॉर्मूला। अब हमको यहाँ पर बहुत सारी बातें करनी है। सावधान, हमको बताया कि किसी भी सर्किट में tan phi इक्वल टू होता है r by z, सॉरी tan phi क्या होता है x by r, यहाँ पर x लिखते हैं xc माइनस xl, इसी को cos फाइव में कन्वर्ट करूं तो cos फाइव में क्या हो जाएगा, ये फाइव था, ये x, ये r, ये होता है z, z इक्वल टू सबको पता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये ट्रायंगल ऐसा बन गया मेरे पास, cos फाइव r by z, तो जो फाइव निकाला था ना हमने उसी फाइव से इस तरह की बातें भी कर सकते हैं, अभी और बातें करेंगे फिलहाल, ठीक। अब देखो तुमसे बोलूं आई आरएमएस की वैल्यू क्या होगी, तो आई आरएमएस की वैल्यू होगी ई आरएमएस अपॉन जेड, ठीक, लिख रहा हूं मैं, पी एवरेज ई आरएमएस आई आरएमएस ये लिख रहा हूं, ई आरएमएस अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव, ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाइव, कॉस फाइव की वैल्यू क्या है आर बाई, दिस इक्वल टू आ गया ई आरएमएस अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर, पी एवरेज इक्वल टू ये आ गया आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, एलसीआर सर्किट सीरीज की बात कर रहा हूँ, दिस इज आई आरएमएस, ये आई आरएमएस, ये यहाँ लिखे हैं, ये आई आरएमएस, तो घुमा फिरा के फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
एक बार पावर में जो भी बातें करी अपन ने उसको ईमानदारी से देख लो। पावर पे पूरी स्क्रीन तुम्हारे स्क्रीन पे है ना, इसको समझो। इसका डाउट पूछो उसके बाद, इसका डाउट पूछना ही है। डाउट ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, उसके बाद फिर एसी तुम्हारे हवाले साथी है। मैथ्स केवल एक लगी है, साइन सी तो साइन डी का फॉर्मूला। इसके अलावा तो मैंने पुरानी सारी बातें यूज करी हैं, पुरानी बातें मुझे याद ज्यादा है इसलिए मैंने जल्दी यूज कर ली। तुम जैसे याद करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आएगा, इसी ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा बच्चों। एसी कितना याद कर लो कुछ नहीं होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो भयंकर इजी लगने लग जाएगा। एसी में प्रैक्टिस का एक खेल है, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है ना, तो प्रैक्टिस करते करते फील आएगा। दूसरी बात, एसी एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, फेजर वेजर के थ्रू कैलकुलेशन वो करने पड़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैथ्स का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो तुम्हें चैप्टर बहुत इजी लगेगा। परसों टेस्ट है, कोई बात नहीं, एसी की अपन प्रैक्टिस तो कर ही चुके हैं बेटा, केवल पावर ही बचा था अपना, एलसीआर भी पढ़ा चुका था मैं, और पावर अभी हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिगनर बॉक्स पूरे ढंग से कर लेना और एक्सरसाइज ढंग से कर लेना तो हो जाएगा। जूलॉजी का सिलेबस नहीं हुआ है? ये कैसे हो गया? तुम्हारा तो बायो का पूरा सिलेबस खत्म हो गया था ना। तो मैंने क्लासेस ले ली कि बायो का सिलेबस खत्म हो गया होगा तुम्हारा पूरा। अरे यार, चलो कल क्लास दे दूंगा सर को, लेकिन फिर तो गलत है ये तो। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चिंता नहीं करो, तुम लोगों के लिए एसीटी जैसे है ना, उस तरह के बहुत सारे टेस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं। कई सारे सेंटर्स के साथ भी बातचीत चल रही है, तो उनके साथ भी अपने कॉमन टेस्ट प्लान कर रहे हैं। तो तुम्हें एसीटी वाला फील अब आने वाले टाइम में बहुत बार आने वाला है। नहीं आरू, टेस्ट दो। चलो भाई, आगे बढ़ो, ये अपने यहाँ इसके आगे बढ़ो। अगर मैं यूं ही इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जो मैंने लिखा है उसका, जो लिखा है उसका, तो मैं बोलूंगा यार ये तो मेरा ई नॉट है, और ये मेरी करंट है आई नॉट। ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है ना। तो यहाँ पर जो पावर है वो देखो, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के थ्रू जा रही है पावर। तो करंट के दो यहाँ पर कंपोनेंट हो सकते हैं, ध्यान से देखना, ऐसी बात है कुछ खास नहीं, पर एग्जाम में पूछी जाती है। इस करंट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर एक इधर। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, पर ऐसा बोलते हैं। आई नॉट कॉस फाई हो गया, ठीक। पावर आएगी ना एवरेज, वो आएगी ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई। जो ये करंट आ गई ना, ये वाली करंट, ये करंट, इस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। बस नाम याद रखना, वॉटलेस करंट। यानी करंट का एक कंपोनेंट होता है जो पावर कंजम्पशन के काम में आता है, एक कंपोनेंट काम में नहीं आता है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, याद रखने का पॉइंट है केवल कि आई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, आई नॉट साइन फाई, दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। बिना करंट, वॉटलेस करंट, ये याद रखना। आई नॉट ई नॉट फाई दिया रहेगा, तो आई नॉट साइन फाई होती है वॉटलेस करंट, और आई नॉट कॉस फाई होती है वो करंट जिसके करस्पॉन्डिंग कंजम्पशन। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास। यही फेजर डायग्राम आरएमएस में बन सकता है, पीक में भी बन सकता है। अगर ये आरएमएस में बनाऊंगा ना तो बाई टू नहीं आएगा, पीक में बनाऊंगा तो बाई टू आएगा, याद रखना। तो उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी तुमको आ गया, पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी तुमको आइडिया पड़ गया क्या होता है। अब तुमसे पूछूं कि रेजोनेंस के वक्त क्या होगा, रेजोनेंस के वक्त क्या होगा, इसकी मैं तुमसे
पूछूं कि एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस फाई इक्वल टू 0 एंड पावर फैक्टर इक्वल टू 1, रेजोनेंस के वक्त करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी तो हीट जनरेशन मैक्सिमम होगी, पावर डेवलप मैक्सिमम होगी, तो रेजोनेंस के वक्त पावर फैक्टर 1 हो जाएगा और उस वक्त मैक्सिमम जनरेट होगी, मैक्सिमम पावर जनरेट होगी। उस वक्त पी एवरेज अगर लिखना हो मान लो मुझे रेजोनेंस के वक्त, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आर एम एस बाई आर हो जाएगी ना, ई आर एम एस का स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आंसर ऐसा लगेगा। रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक्सप्रेशन आने। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखो, मैं इसको बोल भी सकता हूँ, उसको प्रूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। प्रूव कर रहा हूँ, तुम आखिर में स्टेटमेंट ध्यान देना ना, जो लिख रहा है ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की। ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट आ रही है वो आ रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तुम यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, अगर तुम्हें आर एल सी दिया है और ये दिया है तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 3 पार्ट करूंगा, अब मैं यहाँ पर 3 पार्ट, मैं एक रेजिस्टेंस पावर कैलकुलेट करूं, केवल इसमें पावर कितनी कंज्यूम हो रही है ये कैलकुलेट करूं, केवल इसमें पावर कितनी कंज्यूम हो रही है ये कैलकुलेट करूं, पावर इन रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा आई आर इंटू वी आर। आई आर कितना है इसमें, आई आर है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू, इसमें वी आर इन फेज होगा ना, तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो पावर इन रेजिस्टेंस आर इसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाएगा। ये पावर अक्रॉस आर, इसकी जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना वो आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, इसकी एवरेज 1/2 होती है मुझे याद है, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है। ये ध्यान से देखो, ये आ गई आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये पावर कंज्यूम हो गई रेजिस्टेंस में, ठीक। बस सुनना, केवल एक और करके दिखा रहा हूँ, अच्छी चीज बताना चाह रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, ये देखना है, इसको देखना। ये पावर एंड इंडक्टर वी एल इंटू आई एल, आई एल की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट आएगा आई नॉट ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वी एल क्या करेगा, लीड करेगा कि लैग करेगा, इसमें करंट क्या करती है, करंट लैग करती है, तो लीड करेगा मतलब प्लस पाई बाई टू, ये आ गया। इसको ध्यान से देखो तो ये आ गया आई नॉट स्क्वायर ओमेगा एल इंटू, देखना साइन ओमेगा टी प्लस फाइव
इनटू sin 90 प्लस थीटा cos थीटा cos ओमेगा t प्लस 5 हो गया ये। दिस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये हो गया sin 2 थीटा। ये आ गई पावर अक्रॉस इंडक्टर, ये इंस्टैन्टेनियस है। पावर अक्रॉस इंडक्टर्स की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 0। और जो मैंने इंडक्टर में किया ना, डिट्टो वही कैपेसिटर में हो जाएगा, बस ये माइनस रहेगा, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब आप देखो, मतलब पावर किस कंज्यूम हो रही है, पावर केवल यहाँ कंज्यूम होती है आर में, इसमें कोई पावर नहीं होती। पावर आती है जाती है, आती है जाती है। देखो पावर कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। वैसे कैपेसिटर में भी कभी पावर पॉजिटिव रहेगी कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कभी चार्जिंग हो रही है कभी डिस्चार्जिंग हो रही है, कभी चार्जिंग हो रही है कभी डिस्चार्जिंग हो रही है, कभी चार्जिंग हो रही है कभी डिस्चार्जिंग हो रही है, कभी चार्जिंग हो रही है कभी डिस्चार्जिंग हो रही है। तो ये नेट में एनर्जी का कंजप्शन इन वन साइकिल नहीं करते हैं। इसमें करंट इधर आए कि इधर आए, हर बार हीट जनरेट होती है, इसलिए इसमें पावर जनरेट होती है। तो जो भी सर्किट में पावर जनरेट होती है हमेशा वो किसमें होती है, रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट में होती है। इंडक्टर में या कैपेसिटर में पावर जनरेट नहीं होती है। इंडक्टर में या कैपेसिटर में नेट में पावर कंज्यूम नहीं होती है। नेट में जो पावर है वो केवल और केवल रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है। इसीलिए ये तो ऐसा आ गया। अब नेट सर्किट की पावर कैलकुलेट करूं मैं यहाँ से, तो पता है कि अभी हमने कैलकुलेट किया पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस cos फाइव आ गया, और cos फाइव वगैरह को सबको लिखते हुए ले जाओ, तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर में हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल आएगा। याद है ना, ये तो नेट सर्किट के लिए लिखा था हमने, इन दोनों को देख के क्या कनेक्टेड है पता ही नहीं था, पर अब हमें क्या कनेक्टेड है पता, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो पावर रेजिस्टेंस वाली ही वहां पर है। क्या इस क्वेश्चन की क्लैरिटी आई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं इसको डायरेक्ट बोल भी सकता था लैंग्वेज में कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम पावर in a cycle, but resistance always consumes power in a AC circuit, and power supplied, average power supplied is always consumed across resistance in the LCR circuit, AC circuit. तो ये बात समझ आ गई तो ओके लिख दो, कुछ लोग थोड़ा सा जिन्होंने लिख दिया वो ठीक है, बाकी लोग लिख दो। In AC circuits, power is always consumed, net या average power is always consumed across resistance only. Inductor and capacitor does not consume any power. वो किसी भी साइकिल के दौरान कभी पावर ले रहे होते हैं तो कभी पावर दे रहे होते हैं, कभी चार्जिंग होगी तो कभी डिस्चार्जिंग होगी। इस तरह से कैपेसिटर जितनी एनर्जी लेता है एक साइकिल में उतनी एनर्जी वापस दे भी देता है। सेम इंडक्टर के साथ होता है। इसलिए इंडक्टर कैपेसिटर नेट में कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं एवरेज में। एवरेज पावर कंजम्पशन हमेशा रेजिस्टेंस का होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ई आई करके पावर कैलकुलेट करी तो ये वैल्यू आई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और फिर इसमें क्या पावर गई वो निकाली, इसमें क्या गई वो निकाली, इसी तरह से इसमें क्या गई वो निकाली, इनकी एवरेज 0 आ गई दोनों की, इसकी एवरेज ये आ गई, ये एवरेज इससे मैच करती है। यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जो पावर कंजम्पशन होता है वो आर में होता है, एल और सी में नहीं होता है। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल्स में कुछ क्वेश्चन करा दूं, डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं जनरल एक दो क्वेश्चन करा दूं, इससे कि फिर तुम अपने आप क्वेश्चन करने लग जाओ। ये सोर्स है, ये एल
और ये R है ना। तुमसे पूछा पावर इन द सर्किट, पावर कंज्यूम इन द सर्किट करो, पावर कंज्यूम इन द सर्किट। इस सर्किट में पावर कितनी कंज्यूम हो रही है ये बताओ। इसमें पावर फैक्टर कितना है ये बताओ, एवरेज पावर कंजम्पशन कितना है ये बताओ। चलो मैं ही करता हूं। देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इसका टेन फाइव कितना आएगा। टेन फाइव इसका आएगा माइनस ओमेगा एल अपॉन आर। फिर निकालें इसका कॉस फाइव कितना आएगा, कॉस फाइव आएगा आर अपॉन जेड, जेड इसका आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का, माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर होके। ये दो चीज मैंने कैलकुलेट कर दी। फिर मैं निकालूं कि यार इसका आई आर एम एस क्या आएगा, वो आएगा ई आर एम एस अपॉन जेड। जेड जेड की वैल्यू कितनी है, ये सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। ई आर एम एस पता है, पता है। आई आर एम एस पता है, पता है। कॉस फाइव पता है, पता है। हो गया, खत्म। ये पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर कॉस फाइव को बोलते हैं, ये पावर फैक्टर हो गया। आई आर एम एस पता है, ई आर एम एस पता है। सॉल्व करो तो उसके लिए अगर पी एवरेज रखना हो अपने को, पी एवरेज, तो वैसे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर ये भी हम कन्वर्ट कर चुके हैं फार्मूला, हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं चाहें तो। आई आर एम एस पता है मुझे, ई आर एम एस अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। पहुंचूंगा तो वहीं, ऐसे ही पहुंच सकता हूँ। तो इस तरह से मैं पावर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब एल की जगह सी हो जाता तब भी ये कर लेते हैं, एल सी आर हो जाता तब भी कर लेते हैं, एक्स चेंज होता है, केवल एक्स चेंज होता है, ये बाकी सब कुछ ऐसे ही करते हैं। केवल आर हो जाए तब भी कर सकते हैं, केवल एल हो जाए तो जीरो पावर, केवल सी हो जाए तो पावर जीरो, एल सी हो जाए तब भी पावर जीरो, आर आएगा तब भी पावर होगी। केवल आर आएगा तो कॉस फाइव वन हो जाएगा क्योंकि फाइव जीरो हो जाएगा केवल आर में। केवल फाइव, केवल एल या केवल सी या एल सी का कॉम्बिनेशन होगा तो जो फाइव आएगा वो 90 डिग्री आएगा, कॉस फाइव जीरो हो जाएगा। डन। समझ आ गया ना ये पूरी बात। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है पावर इन द सर्किट। पावर इन द सर्किट, अब इसकी वैल्यू आएगी, सब लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है।
देखते हैं, सब लोग करो। चलो देखते हैं। ये जो है, ये एक्स एल है, ये एक्स सी है, और ये आर है। तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करें। इम्पिडेंस हो जाएगा 200 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस आर, दैट इज 200 का स्क्वायर। तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या आ गई, 100 और 200, 100√5 ओम। ये इम्पिडेंस की वैल्यू ना, ओम लिखा है पर ये इंडक्टर कैपेसिटर है, तो ये क्या दिया पता होना चाहिए। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, आई आर एम एस इक्वल टू 100 अपॉन 100√5, ये आई आर एम एस। अब मुझे पता है कि जो पावर है वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर से कर सकता हूँ, तो ये आ गया 1/√5, इसका स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 200, तो ये आएगा 200/5, 40 वाट। और चाहो तो cos फाइव कैलकुलेट कर लो यहाँ से। cos फाइव इक्वल टू आर बाई जेड, आर की वैल्यू है 200 अपॉन जेड की वैल्यू है 100√5, 2/√5 हो गया पावर फैक्टर cos फाइव। अब आई आर एम एस कितना है पता है तुमको, 1/√5। ई आर एम एस कितना है 100, cos फाइव कितना है 2/√5। ये पी एवरेज के लिए वैल्यू आ गई, जो कि सेम ही आएगी। समझ आया तो यस लिखो, डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो। इशिता क्या मिस्टेक कर दी, आकृति, नायक, क्या गलतियां करी ये बताओ। चलो अभी समझ आ गया ना सबको ये, डन। यही क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलूँ मैं, यही क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, हटा रहा हूँ उसको भाई, ये क्वेश्चन रिपीट करना।
ये क्वेश्चन रिपीट करना है, डेटा हल्का सा चेंज करूंगा। करो, कैलकुलेट पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। डॉक्टर सृष्टि, डॉक्टर हार्दिक, डॉक्टर नायक, डॉक्टर प्रथम, ऑल करेक्ट। डॉक्टर आकृति, सबके आंसर ठीक है। देखो मैंने पूछा था पावर फैक्टर क्या होगा और पावर क्या होगी, तो पावर सबने सही लिखी, पावर फैक्टर केवल दो बच्चों ने लिखी, हार्दिक और नायक ने। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर सबने लिखी और सही लिखी। तो यहाँ तो एक्सएल एक्ससी कैंसिल हो गए, सर्किट रेजोनेंस में आ गया, प्योरली रेजिस्टिव हो गया, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया 1। पावर फैक्टर हो गया 1, और जो पावर कंज्यूम होगी वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, 50 वॉट आएगी। नए क्वेश्चन में जो इम्पीडेंस है वो आएगा 200। बस एक बार इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये आंसर हो गया पावर का। पावर फैक्टर 1 आएगा, कैसे आएगा खुद से कैलकुलेट करो भाई, सब तुम्हें आता है, तुम्हें जेड पता है, आर पता है, सब पता है, सब पता है। 50 वॉट एंड 1, ये आंसर। स्ट्रेट क्वेश्चन था भाई। चलो एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। ये बल्ब है और तुम्हें दिया हुआ है मान लो 100 वॉट 100 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है। 100 वोल्ट 100 वॉट 100 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है बल्ब। तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये भी इतना आ गया ना 100 ओम, ठीक। तो उसका रेजिस्टेंस भी आ गया 100 ओम। इसका मतलब है P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। तो इसके थ्रू जो आई मैक्स करंट जा सकती है वो कितनी जा सकती है, 1 एम्पियर की जा सकती है। आरएमएस करंट 1 एम्पियर से एक्सीड करते ही जल जाएगा, आरएमएस करंट 1 एम्पियर से एक्सीड करती है जल जाएगा। अब 150 वोल्ट 100 रेडियंस पर सेकेंड, मान लो ये सोर्स में लगा दो, मान लो ये सोर्स लगा दो, मान लो ये सोर्स लगा दो बल्ब के अक्रॉस, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा या बचेगा, बल्ब जल जाएगा या बचेगा। और कैलकुलेशन स्मूथ करने के लिए इसको मैं 150 की जगह थोड़ा चेंज कर दूं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको मैं 300 कर लेता हूँ, 400 कर लेता हूँ इसको। 150 में भी जल जाता, 400 में भी जल जाएगा, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू है ना, आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट हो सकती है इसके अक्रॉस, इतनी वैल्यू होने से जल जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा, ठीक, ये खराब हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया, आई आर एम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई आर एम एस डायरेक्टली दिस बाई आर होगा, इसका आर भी हमको पता है कि आर 100 ओम होगा, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ
कि ये जल जाएगा, यहाँ पर जो आरएमएस करंट आएगी वो ज्यादा आएगी तो जल जाएगी। अब इसको बचाना है, इसको बचाने का तरीका क्या होगा वो हमको देखना है। इसको बचाना है, चलो बचाते हैं। ये डेटा यहाँ पे रखा रहेगा, इसको बचाते हैं। तो इस बल्ब को बचाने के लिए एक में रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में लगा देता हूँ, सीरीज में लगा देता हूँ। यही सोर्स रहेगा, इस सोर्स के साथ मैंने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया R0, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ये कितने का था? 100 का था, और ये मेरे पास है 400 रेडियंस पर सेकेंड। अब यहाँ पर मैं IRMS कैलकुलेट करूँ तो IRMS की वैल्यू क्या आएगी? IRMS की वैल्यू आएगी VRMS अपॉन Z इम्पीडेंस। ये तो दोनों रेजिस्टेंस या सीरीज में है, तो R0 प्लस 100 आ गया, ये तो डायरेक्ट। और ये किससे कम होना चाहिए? ये 1 से कम होना चाहिए ना। ये अभी देखिए Imax 1 हो सकता है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि R0 प्लस 100 मस्ट बी ग्रेटर देन 400, यानी जो R0 है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकता हूँ लिमिटिंग केस में 300। बचाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस इतना लगाना पड़ेगा। ठीक, बेसिक सा था, लगा दिया ये मैंने रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस लगा दिया मान लो, तो अब R0 इक्वल टू ये है, ये ओके, ये डन डन। तो अब तुमसे पूछूं IRMS की वैल्यू कितनी आएगी? अब IRMS की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी ना, 1 आ जाएगी। ठीक, अब तुमसे पूछूं कि इसमें एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R, 1 इंटू R कितना है यहाँ पर? R 400 है ना, 300 ये 100 वो 400, तो यहाँ पर पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 400 वाट। हमको कितनी मिल रही है? यूजफुल कितनी है? यूजफुल इज 100 वाट जो हमें काम में लेनी है, पर 300 वाट तो हमें बर्बाद करनी पड़ रही है, नहीं तो जल जाएगा। ये भी काम बेसिक क्वेश्चन था भाई, देख लो इसको पहले एक बार। जब रेजिस्टेंस होता है ना तो एसी भी एक तरह से डीसी टाइप में कैलकुलेट हो जाती है। चेक कर लो इसको। यूजफुल कितनी है? 100 वाट ही है, लेकिन 300 वाट हमें लॉस करनी पड़ रही है। कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर? 75% लॉस कर रहा है, 75% लॉस कर रहा है। चलो बस आखिरी कुछ चंद में कनेक्टेड रहो, देखो आगे देखो। अब इसी में ध्यान से देखना, यही बल्ब है, 100 ओम का है। अब मान लो मैं एक इंडक्टर लगा दूं, एक इंडक्टर लगा दूं, इसी में। क्या इंडक्टर लगा के भी मैं इसको जला सकता हूँ? चेक करता हूँ। अगर इंडक्टर लगा दूं तो यहाँ पर IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी? VRMS 400 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या आएगा? 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर का अंडर, ये आएगा। और ये किससे कम होना चाहिए? ये 1 एम्पियर से कम होना चाहिए RMS वैल्यू। तो ये आ गया 400 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, कॉमन आ गया। 1 प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये 4 आ गया, 16 कर दिया, स्क्वायर कर दो, 16 हो गया, 15 हो गया। एल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 50। अगर इससे बड़ा इंडक्टर लगा देंगे, L 15 से बड़ा लगा देंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे अगर L 15 से बड़ा लगा दिया हमने तो करंट 1 से कम हो जाएगी और सर्किट इजीली काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। L अगर अंडर रूट 15 लगा दिया तो सर्किट काम करता रहेगा। ठीक, इसका मतलब लेट L इक्वल टू अंडर रूट 50 ऐसा है। ठीक, तो अब यहाँ पे इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? इम्पीडेंस हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर अंडर रूट, इम्पीडेंस आएगा 400 ओम। IRMS की वैल्यू क्या आएगी? 1 एम्पियर। एवरेज पावर सर्किट में क्या कंज्यूम होगा? VRMS कितना है? 400 इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू R, ऐसा लिख सकता हूं मैं। IRMS का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू R, R कितना है? 100, तो पावर यहाँ कंज्यूम हो रही है 100 वाट।
मैं इसको वैसे भी देख सकता हूँ, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई आएगा आर बाई जेड। आर कितना है 100, जेड कितना आया 400, आंसर कितना आया नेट में 100 वाट। ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 100% पावर जो है वो यूज हो रही है, इंडक्टर कोई पावर ले नहीं रहा है और मेरा बल्ब भी बच गया। यानी बल्ब को बचाने के लिए इंडक्टर लगा दूं तो इंडक्टर करंट को तो कम कर देता है लेकिन पावर को कंज्यूम नहीं करता है। अगर मैं इंडक्टर लगा दूं तो इंडक्टर जो है वो यहाँ पर बल्ब को बचा लेगा, जो इंडक्टर है वो बल्ब को यहाँ पर बचा लेगा और पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए सर्किट में इंडक्टर लगाना ठीक रहता है, इंडक्टर लगाते हैं तो ठीक रहता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाता वो भी चल जाता पर उसमें लॉस ज्यादा है, 300 वाट का लॉस हो रहा था, 100 वाट यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ पर इंडक्टर लगा दिया तो पूरी पावर यूज कर पा रहा हूँ 100%। इंडक्टर करंट को कम भी कर देगा जिससे जलेगा नहीं और पूरी पावर तो यहीं पे कंज्यूम हो रही है। तो इस तरह का जो इंडक्टर होता है इसको बोला जाता है चॉक कॉइल। चॉक कॉइल यही होती है एसी में। एसी में चॉक कॉइल का मतलब होता है इंडक्टर, वो इंडक्टर जो कि करंट को यहाँ पे कम कर देता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, इम्पीडेंस को बढ़ा देता है लेकिन पावर कंज्यूम नहीं करता है। इसलिए एसी की सबसे खूबी होती है कि अगर हाई वोल्टेज भी लगा दोगे तो इंडक्टर लगाने से वो हाई लो वोल्टेज पे काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी काम करने लग जाएगा, बर्न नहीं करेगा और एनर्जी भी नहीं करेगा। चॉक कॉइल की इंपॉर्टेंस समझ आई क्या? मैंने यहाँ पर कोशिश करी तुम्हें कि भाई रेजिस्टेंस यूज करें तो क्या होता है और इंडक्टर करें तो क्या होता है, तो यहाँ से समझ आना चाहिए कि चॉक कॉइल जो है उसका इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है। तो चॉक कॉइल अब अपने आप लिखना है तुम्हें नोट्स से, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, वैसे यही कंसेप्ट है, मैथमेटिकली पूरा समझा दिया क्या होता है। अब तुम चॉक कॉइल अपने मॉड्यूल में देखोगे ना तुम्हें खट्टे से समझ आएगा, अच्छा ये चीज होती है। चॉक कॉइल का मेन बेनिफिट होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ सीरीज में इसको लगा दो तो वो करंट को लिमिट कर देता है लेकिन पावर को कंज्यूम नहीं करता है। कैपेसिटर भी यूज हो सकता है लेकिन कैपेसिटर महंगे आते हैं और इंडक्टर सस्ते आते हैं, इसलिए इंडक्टर को बोला जाता है। अदरवाइज कैपेसिटर इज इक्वली गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर एल और आर है और जो भी पावर कंज्यूम होगी एल में तो होती नहीं, हमको पता है आर में होती है पूरी पावर। तो जो भी पावर है वो कहाँ कंज्यूम हो रही है, बल्ब में कंज्यूम हो रही है। वही हमें जलाना था, बल्ब जल गया, जला बल्ब।